चलो ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं भौगोलिक खोजे। ठीक है, इसमें इतिहास में चैप्टर 1 पढ़ना है। नाम से लग रहा है भौगोलिक खोजे, खोजे का मतलब क्या होता है? भूगोल। क्या होता है? लेकिन हम लोग पढ़ किस में रहे हैं? इतिहास में। ये चैप्टर इसलिए छोड़े थे, पढ़ रहे हैं इतिहास, लेकिन नाम है भौगोलिक खोजे, यानी भूगोल का टॉपिक है। लेकिन इसलिए इसमें पढ़ाया गया है कि जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इंडियन हिस्ट्री तो ठीक है क्योंकि इंडिया में रहती है, तुम्हें पता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा जगह कहाँ पे है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब ये नहीं जानेंगे ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री याद ही नहीं होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री याद रखने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी लेते हैं, भौगोलिक खोजों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अमेरिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो ये जो अमेरिका है, ठीक है, इसका खोज कोलंबस किया था। अमेरिका का खोज कौन किया था? कोलंबस किया था। कब किया था? 1492 में। 1492 में। 1400 कौन सा समय है? जब भारत में मुगल काल के पहले, मुगल काल 1526 में बाबर आया था। ठीक, अब मुगल के काल के पहले दिल्ली सल्तनत था। क्या था? दिल्ली सल्तनत था। उसी समय स्पेन से, कहां से? स्पेन से एक यात्री निकला। देखो यहाँ पे स्पेन है, ये यहाँ पे ये स्पेन है। ठीक, स्पेन से एक यात्री निकला। किस लिए निकला? भारत की खोज के लिए। किस लिए निकला? भारत की खोज। तो भारत तो नीचे है, लेकिन भारत ना जाके ये कहाँ चला गया? सीधा अमेरिका चला गया। सीधा कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। तो ये स्पेन से निकल के एक पुर्तगाल, एक स्पेन का नाविक जिसका नाम था कोलंबस, वो भारत की खोज में निकला और पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, लेकिन गलती से पश्चिम की ओर चला गया। जिस स्थान की खोज, उसका नाम इंडीज रखा। क्या नाम रखा? अब देखो इसका नाम इंडीज क्यों रखा? वो इंडिया खोजने गया, इंडिया लगा कि यही इंडिया है, तो नाम रखते हैं इंडीज। तो इंडीज नाम रखा। वेस्ट में होने के कारण, अर्थात इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो वेस्ट में होने के कारण इसे वेस्ट इंडीज बोला गया। क्या बोला गया? वेस्ट इंडीज। इसका नाम वेस्ट इंडीज रखा। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी के आने के बाद एक नाविक था, ठीक है, मतलब नाविक क्या, उसे बोल सकते कि भ्रमणकारी था, सब जगह घूमता था। वो चला गया कहाँ? वेस्ट इंडीज, और उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी। तो जब देखा कि कोलंबस है ना, अब नहीं रहा, कोलंबस अब नहीं रहा। ठीक है, तो कोलंबस अब नहीं रहा, तो कोलंबस नहीं रहने के बाद सोचा कि अब इसका नाम क्या रखेंगे, वेस्ट इंडीज का नाम क्या रखा जाए। तो सोचा हमारा नाम क्या है? अमेरिगो वेस्पुसी है, तो इस जगह का नाम रख देते हैं अमेरिका, है ना। तो इसी जगह को वो क्या नाम रख दिया? अमेरिका रख दिया। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलो उसके बाद है यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ये जो अमेरिका है ना, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। देखोगे तो ज्यादातर लाल लाल कलर का टोपी वोपी पहने का ड्रेस होगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। अच्छा, इसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। नई दुनिया का मतलब, पहले तो दुनिया में सबसे पहले अफ्रीका महादेश बना था। अब अफ्रीका लोग यहीं पे रहते थे, समुद्र के पार को गया नहीं था कभी। तो जब जहाज बन गया, बड़ा बड़ा शिप बना, तो उसके द्वारा और एरोप्लेन बना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो जब ये दूसरी जगह गया तो नया जगह मिला, अमेरिका नया जगह ना, तो उसे नाम रख दिया नई दुनिया। क्या नाम रख दिया? उसका नाम रख दिया नई दुनिया। इसका मतलब है कि अमेरिका के बारे में इतना सारी चीज पढ़े कि कोलंबस ने 1492 से भारत की खोज के लिए यात्रा शुरू की। 1492 में, ठीक है, और गलती से पश्चिम की ओर चला गया, और जिस स्थान को खोजा उसका नाम रखा इंडीज। क्या नाम रखा? इंडीज। इंडिया नहीं, इंडीज। उसी इंडीज को वेस्ट में होने के कारण इसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? वेस्ट इंडीज। अच्छा, वेस्ट इंडीज में जब गया तो कोलंबस ज्यादा दिन तक नहीं रहा। ठीक, उसके डेथ होने के बाद अमेरिगो वेस्पुसी नाम का व्यक्ति वहां गया, वेस्ट इंडीज में गया, और उसका नाम अमेरिका रख दिया। क्या रख दिया? अमेरिका रख दिया। अमेरिका में रेड कलर का शर्ट चलता होगा, वेशभूषा, है ना, इसलिए वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। और क्योंकि ये पहली बार खोजा गया था अफ्रीका के बाहर जाके, दूसरा भी महादेश है ना, तो इसलिए इसे नई दुनिया नाम रख दिया गया।
क्या नाम रखिएगा? नई दुनिया। तो अमेरिका के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैप भी है, देख सकते हो तुम लोग। इसके बाद है पढ़ेंगे अब पवित्र रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, वर्ल्ड मैप में एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है ना? तो जो अफ्रीका वाला एरिया है ना, ठीक है, अफ्रीका वाला एरिया और यूरोप वाला एरिया और एशिया वाला एरिया, तो एशिया के ही पास एक देश है इटली। हालांकि वो यूरोप में भी चला जाता है। ठीक, कहाँ? यूरोप में। दिखाते हैं, एक बार तो लोग बताए थे, फिर से बता देते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप है, ये है एशिया, यह है अफ्रीका और यह है यूरोप। तो यहाँ पे इटली है। ठीक है, इटली, इटली। और इटली का राजधानी का नाम क्या है? रोम। तो पहले जो रोम था वो फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और इटली, इस सब को मिला के बोला जाता था रोम। ठीक है, रोमन साम्राज्य। क्या? रोमन साम्राज्य। तो हम लोग इसी के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो रोमन साम्राज्य में देखो, ये तुम्हारा रोमन साम्राज्य है, इतना बड़ा। ठीक, इतना बड़ा रोमन साम्राज्य है जिसमें एक तरफ इटली है, ठीक है, देखो मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का मतलब क्या है? नीचे अफ्रीका है और ऊपर में यूरोप है और इधर साइड में एशिया है। तो यहीं पे पूरा जो एरिया है ना, मतलब ये पूरा समुद्र पे इसका अधिकार था। समुद्र के ऊपर एशिया है, ऐसे यूरोप है, यूरोप का कुछ देश भी इसके हाथ में था, जैसे फ्रांस, जर्मनी। और नीचे वाला जो पार्ट है वहां भी देखो अफ्रीका लिखा हुआ, अफ्रीका वाला भी हिस्सा इसका था और इधर से आधा एशिया वाला हिस्सा भी इसका था। तो रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था। ठीक, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस, इटली, रोम तथा जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोम और जर्मनी, ये सब तो बड़ा बड़ा देश है ना? सभी देश को मिलाकर रोमन साम्राज्य कहा जाता था। यहाँ का सम्राट ऑगस्टस सीजर था। कौन था? ऑगस्टस सीजर। ठीक है, इसके समय बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जेरूसलम, बेथलेहम। ठीक है, यहाँ एक जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ये कहाँ है? ठीक है, हाँ, इसी रोमन साम्राज्य में है। इजराइल या जेरूसलम भी बोल सकते हैं, इजराइल या जेरूसलम। ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ था ईसा मसीह का और ईसा मसीह ने ही ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो ईसाई धर्म के जनक कौन माने जाते हैं? ईसा मसीह। जैसे मुस्लिम धर्म के जनक अलग होते हैं, है ना, उसी हिंदू के अलग। तो ईसाई धर्म के जनक कौन थे? ईसा मसीह थे। ठीक है, ठीक है। तो ईसाई धर्म 2 पार्ट में है। ईसाई धर्म के कितने पार्ट है? 2। आगे पढ़ोगी, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। कौन कौन है? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। यहाँ पे ईसाई धर्म के गुरु को पोप कहा जाता है। ईसाई धर्म में जो गुरु होता है उसको क्या कहते हैं? पोप। ईसाइयों के गुरु को पोप कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं, गौतम बुद्ध, वो लोग जब आते हैं यहाँ तो उन लोग का भी गुरु है, पता है कौन? दलाई लामा। हाँ, जब बोध गया में दलाई लामा आते हैं एक ही बात, तो वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो हर किसी का गुरु होता है। तो ईसाइयों के गुरु को क्या कहते हैं? पोप। धर्म गुरु को कहते हैं पोप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सामंतवाद क्या है? देखो, कहता है इसमें भूमि का मालिक राजा होता था। पहले जमाना में क्या चलता था? राजा। क्या चलता था? राजा। भूमि का मालिक कौन होता था? पूरा एक देश का मालिक कौन होता था? जमीन का मालिक राजा होता था। ठीक, तो हुआ ये कि राजा के नीचे ड्यूक होता था। क्या होता था? ड्यूक। राजा अपने नीचे किसी को रखता था, उसका नाम था ड्यूक। और ड्यूक के नीचे बैरन होता था। ड्यूक के नीचे कौन होता था? बैरन। और बैरन के नीचे नाइट होता था। ठीक है, सबसे नीचे पायदान पर किसान आते थे। सबसे नीचे कौन आता था? सबसे नीचे किसान। सबसे नीचे किसान आता था। दास प्रथा का प्रचलन था। किसान लोग अगर
काम किया और टैक्स दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ दास बनकर काम करो, ये नियम था। क्या नियम था? दास बनकर काम करो, डोंट डिस्ट्रैक्ट। दास पता है, इस युग को अंधकार युग कहा जाता है। ये जो सामंतवाद का युग है ना, उसे क्या कहते हैं? अंधकार युग। मतलब ये कि राजा इतना ज्यादा लोगों का शोषण करता था कि कोई आवाज नहीं उठा सकता था, और जब कोई भी आवाज नहीं उठाए तो इसे क्या बोलते हैं? अंधकार युग। कोई भी जनता जागरूक नहीं है। तो सामंतवाद में एक ऐसी व्यवस्था थी, बहुत पहले ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पूरा भूमि का मालिक राजा होता था, ठीक है, और राजा के नीचे बहुत सारा पार्ट होता था, है ना, उसका हिस्सा होता था, उसी के नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे कोई ना कोई रहते थे। तो ये जो बटा हुआ है फ्यूडल सिस्टम, इसी को बोलते हैं सामंतवाद। सामंतवाद में देखो, पहले तो सब लोग हो गए हैं, उसके बाद राजा हो गए हैं, उसके बाद है नोबल। नोबल मतलब अमीर आदमी, अमीर आदमी यहाँ पर रहने लगे, ठीक है। उसके बाद नाइट, नाइट जो वहां का सूरवीर होता था ना, लड़ाकू, वो होता था, और लास्ट में किसान होता था, ठीक है। तो ये सबसे नीचे पायदान पे कौन है? किसान। तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते थे? सामंतवाद। और सामंतवाद को हम लोग अंधकार युग भी कहते हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, है ना, जो राजा कहता था लोग मान लेते थे। भौगोलिक खोजों द्वारा हुई। अच्छा, सामंतवाद का अंत कैसे हो गया? भौगोलिक खोजों के द्वारा। किसके द्वारा? भौगोलिक खोजों द्वारा। कोलंबस निकला कहां से? स्पेन से, और अमेरिका पहुंच गया। पुर्तगाल से निकला वास्को ड गामा, और वो इंडिया पहुंच गया। इस तरह से एक दूसरे से लोग जब मिलते गए तो देखा कि ये सामंतवादी व्यवस्था, राजा तो शोषण कर रहा है, इसको हटा दो। तब सामंतवाद का अंत हुआ और अंधकार युग का भी अंत हो गया। क्या हो गया? अंधकार युग का अंत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण नाम से पता चला, पुनः मतलब फिर से, जागरण मतलब जागना। ये जो अंधकार युग था, ठीक है, उसमें उसको खत्म करना था। तो जब लोग एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश जाने लगे, तो लोगों का क्या हो गया? उनका दिमाग खुलने लगा, और वो क्या करने लगे? वो बताने लगे कि ये सामंतवादी व्यवस्था में हम लोग क्यों जी रहे हैं, ये तो बहुत खराब है, सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होनी चाहिए। तब पुनर्जागरण काल शुरू हुआ। कौन सा काल? पुनर्जागरण काल। सबसे पहले पुनर्जागरण जो इटली में हुआ था, इटली के लोगों को लगा कि राजा वाला जो है ना व्यवस्था, सामंतवाद, उसको खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि इसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। जब लोगों ने दास प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया तो इस प्रकार अंधकार युग का अंत हो गया। मेरा दास प्रथा खत्म करो, तो अंधकार युग भी खत्म हो गया, है ना। इसकी शुरुआत इटली में हुई थी। कहाँ के लोग सबसे पहले जागरूक हुए थे? तो जागरूक हुए थे इटली के लोग। कहाँ के लोग? इटली के लोग। देखो यहाँ पे है, ये है अफ्रीका, नहीं यहाँ से, यहाँ देखो, लिखने वाला कहाँ चल गया? नोट में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखा जाए तो यह है आपका, यह है आपका अफ्रीका, यह है आपका ऐसे बता दे। यहाँ पे क्या है आपका? आ गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एशिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? अफ्रीका। और यहाँ पे क्या है? यूरोप। और बीच में मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर है। बीच में क्या है? हाँ, भूमध्य सागर। और इसी यहीं पे इटली है। यहीं पे क्या है? इटली। इटली में सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था के लिए विरोध करना शुरू हुआ, तब पुनर्जागरण काल का शुरुआत हो गया। पुनर्जागरण काल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? इटली में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में। अब हम लोग आते हैं पुनर्जागरण के बाद है, इसमें एक चीज है कि रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतनिया थी। इटली वाला आपको तो रोमन साम्राज्य बोलते हैं ना, ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुतनिया। यही कुस्तुतनिया जब खत्म हुआ तो पूरा रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, क्योंकि मेन पावर इसका कुस्तुतनिया था। रोमन साम्राज्य का मेन पावर क्या था? कुस्तुतनिया था, ठीक है। उसके बाद में आता है धर्म युद्ध। क्या हो गया? धर्म युद्ध आखिर में क्या होता है? तो देखो, ईसाई और तुर्कों के बीच
यहाँ पर देखो वर्ल्ड मैप में देखेगी तो यहाँ पर क्या है, इटली, क्या है, इटली या रोमन साम्राज्य। और यहाँ पर देखो टर्की देश है, एशिया से सबसे लास्ट में जाएगी ना, तो यहाँ पे एक देश है तुर्की, क्या है, तुर्की। तो तुर्की और इटली इन दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, दोनों में क्या हो गया, लेकिन किस बात को लेकर, कुस्तुनिया इसका राजधानी था, कुस्तुनिया क्या था, राजधानी था। तो इसी कुस्तुनिया राजधानी के चलते तुर्की और ईसाई, यहाँ पे इटली में ईसाई लोग रहता था, ईसाई धर्म के लोगों के बीच झगड़ा हो गया। और कौन सा जगह, जेरूसलम, जेरूसलम बीच में आता है, याद रखना, इजराइल बीच में आता है, ठीक। यहाँ पे अगर इटली है, ठीक है, यहाँ पे तुर्की है, तो तुर्की के जस्ट बगल में जेरूसलम है, ठीक है, इजराइल है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक, इजराइल का राजधानी जेरूसलम। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम को लेकर एक तरफ तुर्की लड़ा और एक तरफ इटली लड़ा। इटली के ईसाई लोग बोला कि ये जेरूसलम पवित्र भूमि है, तुर्की वाला बोलता है ये हमारा पवित्र भूमि है, और इटली वाला बोलता है, रोमन साम्राज्य वाला बोलता है ये हमारा पवित्र भूमि है। तो दोनों को अपना अपना पवित्र भूमि समझ के उसको लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। किसके लिए, ये जेरूसलम के लिए। जेरूसलम क्या है, इजराइल की राजधानी। वो क्या मानते थे इसे, पवित्र भूमि, क्या मानते थे, पवित्र भूमि। ईसाई धर्म के लोग इजराइल को पवित्र भूमि मानते थे। चलिए हो गया, नेक्स्ट है दूरबीन। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मतलब उस समय साइंटिस्ट लोग कम नहीं था, साइंटिस्ट लोग देखा कि अरे हम बाहर में दूर दूर से चीज जितना देखेंगे उतना ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा, तो दूरबीन बना दिया। और दूरबीन बनाने के बाद सब देख रहा है दूर दूर का चीज, कहाँ पे क्या क्या है, समुद्र के पार भी कुछ है क्या, तो हाँ है। तो इस तरह से जब दूरबीन बना तो हमारा जो भौगोलिक खोज हो गया ना, थोड़ा सा आसान हो गया। वरना तुम कहोगे भौगोलिक खोज में दूरबीन का क्या बात है, ये तो आविष्कार है। अब खोज और आविष्कार में अंतर है। खोज का मतलब जो पहले से है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो बताओ अमेरिका का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ, अमेरिका का आविष्कार, आविष्कार हुआ। हम इसका खोज हुआ, खोजा पहले से था लेकिन खोज के नाम दिए। और दूरबीन का आविष्कार हुआ कि खोज हुआ, आविष्कार हुआ। दूरबीन पहले था ही नहीं, साइंटिस्ट ने उसका आविष्कार कर दिया। क्लियर। तो अब कहो कि खोज पढ़ते पढ़ते आविष्कार क्यों, क्योंकि यही आविष्कार खोज में मदद किया। दूरबीन से बहुत सारी चीज खोजा गया, इसीलिए ये खोज में मदद किया। कौन किया था, गैलीलियो, ठीक है। चलो मैं भारत की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट भारत की खोज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की खोज यहाँ से कौन निकला था। एक पुर्तगाल यहाँ पे देश है, कौन सा, पुर्तगाल। पुर्तगाल से एक ऐसा निकला था व्यक्ति, उसका क्या नाम था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। कब, 1492 में तो अमेरिका गया था कोलंबस। 1498, 6 साल बाद जोड़ दो कि 1498 में पुर्तगाली, एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो यहाँ से होते हुए, किधर से, इधर से होते हुए, यहाँ पे उत्तमाशा अंतरिक्ष है, क्या है, उत्तमाशा अंतरिक्ष। और यहाँ से है क्या, हिंद महासागर, क्या, हिंद महासागर। उत्तमाशा अंतरिक्ष को पार किया, हिंद महासागर को पार किया। और ये भारत में केरल है, केरल में कालीकट बंदरगाह है, कौन सा, कालीकट बंदरगाह। इसी कालीकट बंदरगाह में वो आया था वास्को डी गामा पहली बार। यही इंडिया है, यही इंडिया है। और बोला हम भारत की खोज कर दिए। तो भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा में। कब, 1498 में। किस रास्ते से होकर, समुद्री रास्ते से होकर। पहले कहाँ गया, उत्तमाशा अंतरिक्ष, फिर कहाँ गया, हिंद महासागर, फिर कहाँ गया, भारत के केरल के कालीकट में, भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह में आया था, ठीक। तो वही लिखा हुआ है। पुर्तगाली नाविक 1498 में पुर्तगाल से निकलकर उत्तमाशा अंतरिक्ष, हिंद महासागर को पार करते हुए भारत के केरल राज्य के मालाबार तट, केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट, पढ़ा चुके हैं। मालाबार तट पहुंचा और कालीकट बंदरगाह नामक स्थान पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो आया था किस लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उस समय वहां का राजा जमोरिन था। एक कालीकट का राजा पूछ देगा कि जब अंग्रेज पुर्तगाली आया था भारत में कालीकट बंदरगाह, तो क्या केरल का कोई राजा नहीं था, कालीकट का राजा नहीं था, का राजा था, उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। जमोरिन के बाद हम लोग आते हैं ब्राजील, ठीक।
इसकी खोज केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने किया था। ब्राजील को किसने खोजा? केब्रल। किसने खोजा? केब्रल। हाँ, कौन खोजा था? केब्रल। केब्रल खोजा था ब्राजील को। देखो यहाँ पर ब्राजील का नक्शा है। अगर ब्राजील का नक्शा यहाँ समझ में नहीं आया तो नोट में बताते हैं कि ब्राजील आगे ठीक है, ब्राजील। तो ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे यह है एशिया, यह है अफ्रीका, और यह है यूरोप, और यहाँ से उत्तर अमेरिका है, और यहाँ से दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा देश ब्राजील है, यही है ब्राजील। तो इस ब्राजील को कौन खोजा था? तो ब्राजील को खोज कौन खोजा था पता है? तो केब्रल नामक व्यक्ति ने ब्राजील को खोजा था। ठीक है, केब्रल नामक व्यक्ति ने। ठीक है, हाँ, केब्रल। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं। देखो तो कितना बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का, कितना बड़ा देश है ब्राजील, यही ब्राजील है। इसको खोजा था केब्रल, इसको खोजा था केब्रल। ये पूरा दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ पर देखो केब्रल। ठीक है, ब्राजील है। ठीक है, बड़ा देश। ठीक, अब कहता है यहाँ पे चलो, मैगलन ऐसा व्यक्ति था जो ये अगर ये पूरा पृथ्वी है तो उसका समुद्र में होते हुए घूमा था। पृथ्वी गोल है, पता है? लोग कहता गोल है। तो मैगलन क्या किया कि यहाँ से जहाज पर बैठा और घूमते घूमते फिर यहीं पर पहुंच गया। तो कहा कि पृथ्वी वाकई में गोल है। तो मैगलन पूरा दुनिया का भ्रमण किया था। क्या किया था? पूरी दुनिया का भ्रमण किसने किया था? मैगलन। कैसे किया था? जहाज से, एरोप्लेन से, कि सब पानी वाले जहाज से? हाँ, समुद्री यात्रा करके मैगलन जो था वो पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। तो विश्व का भ्रमण करने वाला कौन व्यक्ति था? मैगलन। कौन था? मैगलन। और हम लोग आगे आते हैं कैप्टन कुक। इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो कितने महादेश है टोटल? 7 महादेश। उसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसी ऑस्ट्रेलिया को खोजा था कौन? कैप्टन कुक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज की कैप्टन कुक ने। अच्छा, न्यूजीलैंड का भी खोज कर दिया। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे भी देश है न्यूजीलैंड। ये एक प्रकार का आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, लेकिन इसे महादेश भी बोलते हैं, और ये द्वीप है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक द्वीप है जिसकी खोज कौन किया था? कैप्टन कुक ने। वो इसलिए कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया गया तो बगल में देखा कि अरे एक और द्वीप है, तो उसको भी खोज लेते हैं। तो न्यूजीलैंड को जाके खोज लिया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को खोजा था कैप्टन कुक ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है न्यूफाउंडलैंड। क्या है? न्यूफाउंडलैंड इसका मैप नहीं है शायद वर्ल्ड में। न्यूफाउंडलैंड देखा जाए तो इस अटलांटिक के पास एक जगह है न्यूफाउंडलैंड। कहाँ? अटलांटिक। ये एस बना है ना, एस जो एस बना हुआ है, यही एस जो है ना वो क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक, और इंडिया के नीचे हिंद महासागर, और जो एस बना हुआ ना वो है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के पास ही जगह है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड। क्या नाम है? और इसी न्यूफाउंडलैंड को सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने खोजा था। किसने खोजा था? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने खोजा था। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम होगा तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, वहां पे देख लेना। ठीक है, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। दोबारा क्या 10 बार भी देख सकते हो, ये परमानेंट नोट्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उपनिवेश। क्या है? उपनिवेश किसको कहते हैं? तो कहता है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर आधिपत्य जमाना और वह व्यवसाय करना उपनिवेशवाद कहलाता है, और वह देश उपनिवेश कहलाता है जिस पर अधिकार किया गया हो। मतलब अंग्रेज आया, भारत पे अधिकार कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। किसी शक्तिशाली देश का कमजोर देश पे अधिकार करना उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन जो कमजोर देश है ना, उस देश को उपनिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो क्या भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है? था ना? क्योंकि क्या करता था वो लोग, अंग्रेज लोग भारत को अपना अधिकार में कर लिया था। तो 200 साल तक, कितने साल तक? लगभग 200 साल तक भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। ठीक है। उपनिवेश बनाने वाले देश में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड प्रमुख था। कौन कौन शक्तिशाली देश था जो दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता था? तो देखो सबसे पहला यहाँ पर है स्पेन। देखो स्पेन यहाँ पे है, वही जो कोलंबस अमेरिका को खोजने गया था। तो वो सब क्या करेगा, ये सब इतना तेज हो गया ना कि दूसरे देश को खोद के अपने अधिकार में करने लगा। स्पेन। फ्रांस, फ्रांस में वही नेपोलियन जो पढ़ रही थी, नेपोलियन वाला जगह, ठीक, नेपोलियन, वहां के लोग पूरे दूसरे जगह पर जाके अपना उपनिवेश बनाने लगे। इंग्लैंड, इंग्लैंड तो वही जो अंग्रेज आया था। ठीक है। इंग्लैंड किसको बोलते हैं याद रखना, इंग्लैंड वही चीज है, यूके, यूके वही चीज है, और ब्रिटेन वही चीज है, और ब्रिटिश वही चीज है। सबका मतलब एक ही, अंग्रेज वही चीज है, सबका मतलब एक ही होता है। यहाँ पे है देखो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट यही है ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश, अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम, यूके, सब इंग्लैंड है। और इंग्लैंड से ही भारत में उपनिवेश बनाया था। तो इंग्लैंड वाला तो तुम लोग जानते हो, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं, मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति तो कहता है वस्तुओं की कीमतें बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। कोई वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? अब वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है पता है? ये इकोनॉमिक्स का है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। क्योंकि मुद्रास्फीति टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया, जैसे जैसे लोग एक दूसरे नए नए महादेश को खोज करते गए, जनसंख्या बढ़ा तो सामान घटने लगा। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज है ना, सारा चीज को संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। तो मान लीजिए 100 को संसाधन है और 100 आदमी है, तो एक आदमी को कितना कितना संसाधन पड़ा? एक तो। अब संसाधन 100 ही है, बढ़ता नहीं है, ये लिमिट रहता है। लेकिन इंसान हो गया 200, जनसंख्या बढ़ के, तब बताओ अब एक को कितना पड़ेगा? आधा आधा पड़ेगा ना, लेकिन दाम वही ना रहेगा, दाम वही रहेगा। तो दाम को अगर वही रखेगा, ठीक है, दो चीज हो सकता है, या तो सामान को कम कर दे और या तो दाम को दुगना कर दे। अगर सामान कम करेंगे तब भी सामान बचा हुआ नहीं रहेगा, आधा बेचना शुरू कर देंगे और आधा बचा लेंगे तब भी बच गया। या तो उसी चीज को दाम दुगना कर देंगे, तो किसी जिसके पास 100 रुपया था उसका दाम 200 रुपया कर देंगे, तो 100 रुपया में आधा ही खरीदेगा ना। या तो दाम बढ़ा दो या तो सामान कम कर दो। तो हमारे यहाँ दोनों चीज होता है। पार्ले जी बिस्किट का पैकेट पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, हो गया दाम उतना ही। और नहीं तो पहले पार्ले जी 5 रुपए में इतना बड़ा देता था, अब इतना बड़ा 10 रुपए में देता है। हालांकि पार्ले जी के बिस्किट नहीं कीमत बढ़ा, लेकिन बाकी चीज का बढ़ जाता है। ठीक, तो बाकी चीज का बढ़ जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति है, दाम बढ़ाना। इससे क्या होता है, देश का जितना संसाधन है ना सब बराबर बराबर बढ़ता है। और अगर दाम नहीं बढ़ाए ना तो पता चलेगा कि 100 को चीज था और 200 आदमी है, तो 100 को अमीर आदमी खरीद के लेके चल गया और 100 को गरीब आदमी एकदम भूख से मर गया, है ना। तो मुद्रास्फीति खराब है कि अच्छा है? अच्छा है ना। लोग बोलता है दाम बढ़ गया, अरे सरकार को मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, या तो संसाधन बढ़ाइए या तो जनसंख्या रोकिए। अगर ये रुक जाएगा तो मुद्रास्फीति कम जाएगा, है ना। ठीक है, एक मिनट से। उसके बाद है मुद्रास्फीति, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में कंपनियां। भारत में 4 कंपनी आई थी, कितने? 4। शॉर्ट में याद रखना, पी, क्या याद करना शॉर्ट में? पी, डी, डी एफ, पीबीडीएफ, पी बी डी एफ। पी मतलब पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया था ना, और पुर्तगाली आया तो यहाँ पर कंपनी खोल दिया। पुर्तगाली आया तो कंपनी खोल दिया, पता है ना। पुर्तगाली कंपनी 1498 में खोला था, आया था कालीकट में। तो पुर्तगाली आया तो 1498 में अपना कंपनी खोल दिया। और बी से ब्रिटिश, कौन? ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। जब अंग्रेज आया तो ये भी अपना कंपनी खोल दिया। ये कब खोला था? तो ये खोला था 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, उसके बाद डच, क्या आया? डच, डच वाला 2 साल बाद यानी 1602 में आके ये भी अपना कंपनी खोल दिया। और लास्ट में बचा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था, सबसे अंत में आया था। ठीक, और ये 62 साल बाद यानी 1664 में अपना फैक्ट्री खोल दिया। तो 4 को पीबीडीएफ आया और अपना कंपनी खोला। पहले पी आया पुर्तगाली, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया, लेकिन सबसे अंत में गया।
पुर्तगाली सबसे अंत में गया। 1498 में आया और लास्ट में गया, ठीक। पी के बाद बी से ब्रिटिश, ब्रिटिश आया 1600 ईस्वी में। ईस्वी मतलब एडी, ईस्वी मतलब एडी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, उसके बाद की घटना को एडी बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी बोलते हैं, ठीक। तो एडी में 1600 एडी में अंग्रेज लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दिया। पी हो गया, डी हो गया, अब डी मतलब डच। तो अंग्रेज के 2 साल बाद यानी 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी किया, तो 1602 में को क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में खुल गया। अब हो गया लास्ट में एफ मतलब फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो था वो 1664 में आया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी खोला। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अलग है, डच ईस्ट इंडिया अलग है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया अलग है, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अलग है, ठीक। चलो, तो ये 4 को जो है ना, ये भारत में आके कंपनी खोला था। जब ये नहीं जानेंगे तो इतिहास भारत का कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल, ठीक है। अच्छा, पूंजीवाद किसे कहते हैं, जहां पूंजी की प्रधानता हो, जहां मतलब हमारा देश एक समाजवाद होता है। तो जैसे हम लोग को घर यहाँ पे पुल बनाना है और सरकार बोली पुल बनाओ, और जनता बोली सर सबका घर टूट जाएगा सर, पूरा समाज बिखर जाएगा सर, तो हमारे यहाँ समाजवाद है। तो सरकार बोले यहाँ चलो ठीक है तुम ही खुश रहो, तो पुल नहीं बनेगा, ठीक। आज लेकिन एक होता है पूंजीवाद, अमेरिका में पूंजीवाद मैंने पूंजी वाला प्रधानता है। वहां के अमीर आदमी बोल दिया कि यहाँ ये बनना है, जरूरी है, तो बन जाएगा। समाज कहाँ जाएगा सर, समाज को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में इसको जमीन दे दो, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, क्यों, वो लोग पैसा वाला है, तो उसको बोलते हैं पूंजीवाद। तो जिस देश में पूंजीवाद होता है ना, वो देश एकदम डेवलप करेगा, एकदम करना ही करना है। तो तुम लोग कहोगे सर भारत में ही पूंजीवाद होना चाहिए। पूंजीवाद होता तो बाकी लोग बेघर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ना झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, ठीक है, बस्ती में रहते हैं, गंदी बस्ती, धारावी। दुनिया का सबसे बड़ा गंदी बस्ती धारावी है मुंबई में। मुंबई में सब ऐसे रहते हैं, धारावी में इतना बड़ा है कि सब लोग मुंबई में चला जाता है। और अच्छा आदमी यहाँ का मुंबई में जाके छोटा छोटा घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में। क्यों, धारावी में एक्टर रहता है, हीरो हीरोइन रहता है लोअर कैटेगरी का, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है, सब लोग हीरोइन बन जाते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी धारावी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब स्लम बस्ती है, ठीक। तो पूंजीवाद की प्रधानता कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका में क्या चल रहा है, पूंजीवाद। और भारत में क्या है, समाजवाद चल रहा है, यहाँ समाज को देखा जाता है, और अमेरिका में पूंजीवाद, इसलिए वो आगे है। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, ठीक है। चलो, इसके बाद है उपनिवेशवाद। बताने दिया है, कोई भी कमजोर देश जब किसी शक्तिशाली देश पे अधिकार कर लेता है तो उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। और यहाँ पर है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में कोई अंतर नहीं है। उपनिवेशवाद में छोटा छोटा जगह को भी हम अब कब्जा में कर सकते हैं, और साम्राज्यवाद में पूरा देश ही को कब्जा कर लेते हैं, पूरा देश तय करते हैं। तो साम्राज्यवाद का छोटा रूप उपनिवेशवाद है ना। तो इस तरह से ये आपका वीडियो आज कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको।